जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एलसीए नेवी को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता है कि हमने हाल ही के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपसे बताया था कि भारतीय नौसेना के लिए जो लिमिटेड नंबर्स में एलसीए नेवी फाइटर्स हैं, इनको इंडक्ट करने की जो कवायद है वो शुरू करी गई है और उसके लिए बाकायदा डीआरडीओ चीफ ने सितंबर में जो 8 से 10 एयरक्राफ्ट है इनको पुश भी किया था। और इसी पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर जादव की तरफ से कहा गया है कि कुछ गवर्नमेंट प्रोसीजर में इस समय जो एलसीए नेवी का एक्विजिशन है वो अटका हुआ है, जहां पर भारतीय नौसेना तकरीबन एक स्क्वाड्रन को लेकर इंटरेस्टेड है और उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है कि बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी और जो पहली स्क्वाड्रन है एलसीए नेवी की, ये भारतीय नौसेना के सर्विस में इंडक्ट होती दिखाई पड़ेगी। और इसी बात पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर कोटा हरिनारायण सर ने भी कहा है कि एलसीए नेवी भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। भले ही भारतीय नौसेना इन्हें लिमिटेड नंबर्स में ऑपरेट करे, पर उनके लिए इसको ऑपरेट करना जरूरी है, क्योंकि एक बार जब भारतीय नौसेना इन्हें ऑपरेशनल कर देगी तो इस एयरक्राफ्ट में जो इंप्रूवमेंट्स के रास्ते हैं वो और भी खुल जाएंगे और इसमें होने वाले इंप्रूवमेंट्स का सीधा प्रभाव आपको टेडबीएफ प्रोग्राम में देखने को मिलेगा, क्योंकि टेडबीएफ में ये एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर काम कर रहा है। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर जो एलसीए नेवी है इसका जो मार्क 2 वेरिएंट है, अगर जरूरत पड़ती है तो ये भी विकसित किया जा सकता है। आपको बताते चले कि एलसीए नेवी को इंडक्ट करने के लिए 2018 से भारतीय नौसेना जो प्रयासरत थी। 2018 के आसपास भारतीय नौसेना ने कहा था कि वो इसे आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट करेंगे, लेकिन बाद में उनको ये पता चला अध्ययन के बाद कि फुल पोटेंशियल के साथ इसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको पता है कि भारतीय नौसेना के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 20 से 25 एयरक्राफ्ट हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर में चाहिए, लेकिन हमारे पास टोटल 40 की संख्या में मिग 29K है। यानी कि हमें जो शोर बेस स्क्वाड्रन है वहां से भी मिग 29K को एयरक्राफ्ट कैरियर पर मूव करना पड़ा, तो वहां पर रिक्त स्थान उत्पन्न होगा और उसी रिक्त स्थान को फिल करने की जिम्मेदारी एलसीए नेवी के कंधे पर हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ये फुल पेलोड कैपेसिटी के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकती तो क्या हुआ, लेकिन इन्हें हम शोर बेस फैसिलिटी से फुल वेपन पेलोड के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है MQ9 ड्रोन डील को लेकर। आप सबको पता है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में ऑफिशियली जो MQ9 ड्रोन्स हैं इनकी डील को फाइनलाइज किया गया है, लेकिन अब इसको लेकर के रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत को जो पहला ड्रोन है ये 2029 से पहले नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ये एक्विजिशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भारत की जो रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी है निस्संदेह काफ़ी इनहेंस होगी और इसके लिए हमने $3.5 बिलियन की लागत में ये ड्रोन डील फाइनलाइज करी है, जो कि फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के अंतर्गत है। और ये जो 31 ड्रोन है इनमें से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जो कि सी गार्डियन होंगे, और उसके अलावा जो 16 स्काई गार्डियन ड्रोन है ये क्रमशः भारतीय थल सेना और वायुसेना को प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक सर्विस को 8-8 ड्रोन मिलने वाले हैं। अब अगर हम डिफेंस ऑफिशियल्स की बात माने तो डील साइन होने के 51 महीने के अंतर्गत जो पहला ड्रोन है ये डिलीवर कर दिया जाएगा और 72 महीनों में सारे ड्रोन्स की डिलीवरी कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी उस हिसाब से अगर हम बात करें तो जनवरी 2029 से सितंबर 2030 के बीच जो ऑर्डर्स हैं इनके कंप्लीट किए जाने की यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसमें पहला जो ड्रोन है यह हमें जनवरी 2029 तक देखने को मिल सकता है रिपोर्ट्स के हिसाब से। अब अगर हम बात करें MQ9B की, तो ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं, जो कि लॉन्ग इंड्योरेंस मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, और ये एक लंबी डिस्टेंस को भी कवर कर सकते हैं। खासकर हमारे जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ के लिए ये ड्रोन काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इनको एडवांस सेंसर से इक्विप किया जाएगा, जैसे कि रेडार सिस्टम हो गए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमराज हो गए, और इसके अलावा जो दूसरे जो रियल टाइम इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनसे भी इसको इक्विप किया जाएगा। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये होने वाली है कि इन्हें एक घातक हेल फायर मिसाइल से भी इक्विप किया जाएगा, जो कि बहुचर्चित मिसाइल है और ये वेपनाइज वेरिएंट भी होगी। यानी भारत इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग में नहीं करेगा, बल्कि आने वाले भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक मिशंस में भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत की तरफ से किया जा सकेगा। अब ये डील तो साइन हो गई है, अगली जो दिसंबर तक इंतजार किया जा रहा है कि शायद जेट इंजन की डील भी फाइनलाइज हो जाए, जिसके बारे में अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट जेट इंजन डील को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि अब MQ9 ड्रोन डील तो फाइनलाइज हो गई है और अगली नज़र जो हमारी टिकी हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट डील पर है, जो कि F414 इंजन की डील है जो अमेरिका के साथ साइन की जानी है। तो इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में ये जो बड़ा एग्रीमेंट है ये हमें दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा। यानी इसी वर्ष दिसंबर के महीने में जो डील है भारत और अमेरिका के बीच में ये फाइनलाइज हो सकती है। यहाँ पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो एडवांस इंजन है ये भारत को ऑफर किए जाएंगे, और ये डेवलपमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे भारत के बहुत सारे प्रोग्राम्स को सीधा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसमें क्रमशः तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ जैसे प्रोग्राम शामिल हैं।
F414 इंजन की बात करें तो ये काफ़ी प्रूवन और रिलायबल इंजन है जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए जाते हैं और ये अपने हाई परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। और ये F-18 सुपर हॉर्नेट और ग्रिपेन ई जैसे एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी पावर कर रहे हैं और इन्हें भारतीय वायुसेना के द्वारा जो तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोग्राम है उनके लिए सेलेक्ट किया गया है। अब ये जो इंजन है 80% टीओटी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जीई के कोलैबोरेशन में बनाए जाएंगे। इसके लिए ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो फैक्ट्री निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की बात माने तो बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर करी जाएंगी जो कि इंजन के कोर कंपोनेंट से रिलेटेड होंगी और इससे जो भारत को एक्सपर्टीज है वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी और आने वाले भविष्य में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये भी मिलेंगी। खैर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये डील जितनी जल्दी फाइनलाइज होगी तेजस प्रोग्राम के लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि अगर इस इंजन प्रोग्राम में डिले हुई तो फिर ना सिर्फ तेजस मार्क 2 प्रोग्राम डिले होगा बल्कि एमका मार्क 1 की टाइमलाइन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा और भारत इस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और यही कारण है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस डील को फाइनलाइज करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस डील के अंतर्गत भी भारत को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और एक्सपोर्ट राइट है वो नहीं मिलने वाले हैं। इसको जनरल इलेक्ट्रिक रिटेन करेगा और कुछ जो एक्सट्रीम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं इंजन से रिलेटेड ये भी भारत के साथ शेयर नहीं करी जाएंगी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि डील को फाइनलाइज किया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबको तेजस मार्क 2 के पहले लुक का इंतजार है, पहली पिक्चर्स का इंतजार है और हम सब ये मान के चल रहे हैं कि 2025 हमारे लिए खुशियों को लेकर आएगा और बहुत सारी हमारी जो कल्पनाएं हैं ये वास्तविकता का रूप लेंगी। तो इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा एरो इंडिया 2025 में तेजस मार्क 2 की जो पहली झलक है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि पुख्ता रिपोर्ट्स की बात माने तो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 का जो कॉकपिट है ये शोकेस किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो अगर हम कुछ र्यूमर्स की बात माने तो र्यूमर ये कहते हैं कि तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है इसके दर्शन भी हमें एरो इंडिया 2025 में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इसको लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है, लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि तेजस मार्क 2 को लेकर के जो बड़े सरप्राइज हैं ये 2025 एरो इंडिया में हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसका जो कॉकपिट है ये हमारे सामने रखा जाएगा, जहां पर हमें इसमें इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजीज का एक सही आकलन करने का मौका मिलेगा। आशा तो हम ये भी करते हैं कि हमें तेजस मार्क 2 के जो पहले दर्शन है वो भी हो ही जाए। अगर आपने दोपहर की वीडियो देख रखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के बारे में। इसराइल की डिफेंस कंपनी इल्बिस सिस्टम के द्वारा एक नया ऑफर भारत को दिया गया है, जहां पर वो एमका के लिए नई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम में अपनी एक्सपर्टीज को ऑफर कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो भारत के साथ मिल करके एमका के लिए एक एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम विकसित कर सकते हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अनुरूप होगा। अब एल्बिट सिस्टम का जो सोल्यूशन है इसका एम रहेगा जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है एमका पायलट्स की उसको इन्हेंस करना, क्योंकि जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होती है इनमें जो एग्जिस्टिंग डैश हेलमेट सिस्टम है जब इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजी है ये एक नया रूप लेगी और ये जो एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है ये बेसिकली कन्वेंशनल जो हेड अप डिस्प्ले है इनको रिप्लेस भी कर सकती है। आपको बता दें कि F-35 जैसे हेलमेट की यहाँ पर बात की जा रही है और संभावित है कि आने वाले भविष्य में हमें नेक्स्ट जनरेशन के जो हेलमेट्स हैं ये भी देखने को मिल जाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।